कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज इस कक्षा में हम इकाई 7 जिसका नाम है वाणिज्य गणित की दक्षता अभ्यास 7 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। दक्षता अभ्यास 7 का पहला प्रश्न आपके सामने है। निर्देश दिया गया है 1 से 4 प्रश्नों तक उत्तर का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो 1 से लेकर 4 तक के जो प्रश्न है उनमें हमको सही उत्तर का चयन करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न हमको दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 है, यदि एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह 1 सेकंड में चलेगी। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह चलती है। तो एक तरफ हम लिखते हैं समय और एक तरफ लिखते हैं दूरी। तो प्रश्न में बोला है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि 1 घंटे में वह मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब आगे हमसे पूछा है तो वह 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी। 1 सेकंड में चली गई दूरी का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो 1 सेकंड में मान लेते हैं x किलोमीटर की दूरी वह मोटरसाइकिल चलेगी। अब देखिए यहां पर अगर चाल समान हो, मोटरसाइकिल की चाल समान है, तो समय और दूरी में जो संबंध रहता है वह अनुलोम समानुपाती का संबंध होता है कि ज्यादा समय में अगर चाल ज्यादा है, स्पीड कैसी है, एक समान स्पीड है, एक चाल कैसी है मोटरसाइकिल की, एक समान हो, तो समय और दूरी में जो संबंध रहता है वह अनुलोम समानुपाती का संबंध होता है। इसका मतलब है अगर कम समय में कम दूरी चलेगी मोटरसाइकिल, समय में ज्यादा दूरी चलेगी। तो 1 घंटे में वह 45 किलोमीटर की दूरी चलती है। अब हमसे पूछा है कि 1 सेकंड में वह कितने किलोमीटर की दूरी चलेगी। तो जब यहाँ समय की मात्रा कम हो गई है तो यहाँ दूरी की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो जिस अनुपात में यहाँ दूरी समय की मात्रा कम हुई है उसी अनुपात में दूरी की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो समय और दूरी में यहाँ पर अनुलोम समानुपाती का संबंध है। और जब हमारे प्रश्न में अनुलोम समानुपाती का संबंध होता है तब हम संख्याओं की करते हैं तिरछी गुणा। x की गुणा तो हो जाएगी 1 घंटा से और 1 सेकंड की गुणा हो जाएगी 45 किलोमीटर से। 45 किलोमीटर से हो जाएगी और दोनों के गुणनफल के बीच में हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह। तो ये x किलोमीटर की गुणा होगी 1 घंटे से। देखिए x किलोमीटर, इसकी गुणा होनी है 1 घंटा बराबर, और 1 सेकंड की गुणा होगी 45 किलोमीटर से। 1 सेकंड की गुणा हो जाएगी 45 किलोमीटर से। अब यहां देखिए किलोमीटर से तो 1 किलोमीटर कट जाएगा और घंटे से सेकंड नहीं कटेगा। तो इन दोनों मात्रकों को हम एक ही मात्रक में बदल लेंगे। तो घंटे से हम सेकंड में बदल लेते हैं। 1 घंटे का मतलब होता है 3600 सेकंड। 3600 सेकंड बराबर 1 सेकंड गुणा 45। अब सेकंड से सेकंड कट जाएगा। यहाँ x का मान हमको ज्ञात करना है। 3600 यहाँ गुणा में है, उधर जाएगा भाग में। तो 45 के बटे में आ जाएगा 3600। और ये x का जो मान हमको मिलेगा ये हमने x किलोमीटर माना है। तो दूरी हमको हमारे पास आई है 45/3600 किलोमीटर। अगर इसको हल करें तो 5×9 = 45 और 5 या 9×5 = 45, 9×4 = 36 और 2 0। ये 5 से और कट जाएगा, 5×1 = 5, 5×8 = 40, 0। तो x का मान हमको 1/80 किलोमीटर मिला है और कोई से भी विकल्प में 1/80 किलोमीटर में हमको नहीं दिया गया है, किलोमीटर में नहीं दिया गया है। तो हम इस किलोमीटर में जो दूरी आई है इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो जब x का मान हम मीटर में बदलेंगे तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं 1000 से। तो यहाँ 1 0 से 0 कट जाएगा। x बराबर 8 से हम इस 100 को भाग करेंगे, 8 दूनी 16। 8 से इस 100 को भाग करेंगे, 8 × 8, 2 बचा, 8 दूनी 16। 20 में से 16 घटाएंगे, यहाँ पर बचेंगे 4, दशमलव लगा देंगे, 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40। तो ये 12.5 मीटर आ गया है x का मान। तो 1 सेकंड में वह मोटरसाइकिल 12.5 मीटर की दूरी चलेगी। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 2। यदि 6 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं तो उसी काम को 3 आदमी करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ये हमसे प्रश्न में पूछा है। तो एक तरफ हम लिखते हैं आदमियों की संख्या और एक तरफ लिखते हैं दिनों की संख्या। तो आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या में जो संबंध होता है वह प्रतिलोम समानुपात का संबंध होता है। अगर किसी काम को, जैसे प्रश्न में बोला है 6 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं,
तो उसी काम को अगर 3 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, उन दिनों की संख्या हम मान लेते हैं x। तो जो आदमी और दिनों की संख्या में जो संबंध होता है वह प्रतिलोम समानुपात का संबंध रहता है कि 6 आदमी 4 दिन में कर रहे हैं एक काम को, 3 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, पहले से और ज्यादा दिन में करेंगे, क्योंकि आदमियों की संख्या कम हो गई है तो दिनों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो आदमी और दिनों की संख्या में जो संबंध है प्रतिलोम समानुपात का संबंध है। और जब प्रश्न में प्रतिलोम समानुपात का संबंध रहता है तो अब हम करते हैं सीधी गुणा और बीच में लगा देते हैं बराबर का चिन्ह। तो यहाँ सीधी गुणा होगी इनकी और दोनों के गुणनफल के बीच में बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 6 की गुणा 4 से बराबर 3 की गुणा x से। अब 3 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, तो 6 गुणा 4 बटे में 3 बराबर में x। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी हो जाएगा 8। तो x का मान हमको मिल गया है 8। तो 3 आदमी उस काम को जिसे 6 आदमी 4 दिन में करते हैं उसी काम को 3 आदमी 8 दिन में पूरा करेंगे। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, यदि राम यदि राम 5 दिन में किसी काम का 1/4 भाग कर सकता है तो वह पूरा काम करेगा। तो यहाँ एक तरफ लिख लेते हैं भाग, किसी काम का भाग, और एक तरफ लिख लेते हैं दिनों की संख्या। तो राम एक काम का, कोई काम है एक, उसका 1/4 भाग मतलब 1/4 हिस्सा 5 दिन लगते हैं उसको पूरा करने में। तो अब हम प्रश्न में पूछा गया है उस पूरे काम को करने में कितने दिन लगेंगे। पूरा काम जैसे एक था, एक का चौथाई हिस्सा करने के लिए उसको 5 दिन लगते हैं। अब उसको पूरा काम करना है, देखिए चौथाई हिस्से को 5 दिन लग रहे हैं काम करने में, पूरे हिस्से को तो और ज्यादा दिन लगेंगे। तो यहाँ जब भाग की मात्रा क्या हो गई है ज्यादा, पहले चौथाई हिस्सा 5 दिन में था, अब भाग की मात्रा क्या हो गई है ज्यादा, तो दिनों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। तो किसी काम का जो भाग है और दिनों की संख्या में जो संबंध है वह है अनुलोम समानुपाती का अनुलोम समानुपाती का संबंध। क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी काम के भाग की मात्रा बढ़ गई है तो यहाँ दिनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो जब एक राशि में वृद्धि हो और दूसरी राशि में भी उसके साथ वृद्धि हो जाए उसी अनुपात में, तब दोनों राशियों में जो संबंध होता है वह अनुलोम समानुपात का संबंध कहलाता है। यहाँ भाग की मात्रा बढ़ गई है तो यहाँ दिनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। और जब यहाँ पर ये अनुलोम समानुपाती का संबंध है, तो जब प्रश्न में अनुलोम समानुपाती का संबंध होता है तब हम करते हैं तिरछी गुणा और दोनों के गुणनफल के बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो x की गुणा होगी 1 से, x की गुणा हो जाएगी 1/4 से, तो x की गुणा 1/4 से बराबर का चिन्ह, फिर 1 की गुणा हो जाएगी 5 से, 1 गुणा 5। अब हमको तो x का मान पता करना है, 4 इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो 4 गुणा 1 गुणा 5, 4 पंजे 20 और 20 आ जाएगा। तो x का मान हमको मिल गया है 20। मतलब उस पूरे काम को करने में राम को कुल दिनों की संख्या लगेगी 20। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए चौथाई हिस्सा जब 5 दिन में पूरा कर रहा है राम, तो उसी काम का पूरा करने में देखिए आधा हिस्सा 10 दिन में पूरा कर देगा, तीन चौथाई हिस्सा वह पूरा कर देगा 15 दिन में, और पूरा हिस्सा ये चौथाई हिस्सा ही तो 5 दिन में पूरा कर रहा था। ऐसे ऐसे 4 हिस्से होंगे पूरा काम करने के लिए उसको, तो 5 को 4 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो 20 दिन विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4, 3 मजदूर किसी मकान की सफेदी 20 दिन में कर सकते हैं। तो एक तरफ तो हम लिखते हैं मजदूरों की संख्या और एक तरफ लिखते हैं दिनों की संख्या, कि 3 मजदूर एक काम मकान की सफेदी को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। और आगे प्रश्न में पूछा यदि सफेदी 6 दिन में करनी हो तो काम पर लगने वाले मजदूरों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ मजदूरों की संख्या हम x मान लेते हैं। देखिए 3 मजदूर एक मकान की सफेदी को 20 दिन में पूरा करते हैं। अब वही उसी मकान की सफेदी को अगर 6 दिन में पूरा करना हो तो यहाँ मजदूरों की संख्या तो बढ़ानी होगी, यहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी और यहाँ दिनों की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। तो मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या में जो संबंध होता है वह प्रतिलोम समानुपाती का संबंध है। और यहाँ पर जब इस प्रश्न में प्रतिलोम समानुपाती का संबंध है तब हम करते हैं सीधी गुणा और दोनों गुणनफल के बीच में लगा देंगे बराबर का चिन्ह। 3 की गुणा होगी 20 से, बराबर का चिन्ह, x की गुणा कर देंगे 6 से, 6 गुणा में है इधर जाएगा भाग में,
तो x बराबर 3 × 20 और बटे में आ गया है 6। तो 3 दूनी 6 और 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार। तो x का मान हमको मिल गया है 10। तो दिनों की संख्या है, मजदूरों की संख्या हो जाएगी 10 जो हमने x मानी थी। तो अगर 3 मजदूर एक मकान की सफेदी 20 दिन में करते हैं, उसी सफेदी को अगर 6 दिन में कराना है तो मजदूरों की संख्या होगी 10। अगर 10 मजदूर उस मकान की सफेदी करेंगे तो उसको 6 दिन में पूरा कर देंगे। तो विकल्प नंबर हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 1200 रुपए है तो उसका मासिक वेतन कितना है? प्रश्न में ये हमसे पूछा है कि वह महीने में कितने रुपए कमाता है कि 80% खर्च करने के बाद वह 1200 रुपए बचा भी लेता है। मासिक वेतन हमको ज्ञात करना है और जो राशि हमको ज्ञात नहीं होती उसको हम चर राशि द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। तो लिखते हैं माना उसका मासिक वेतन, मासिक वेतन x रुपए है, x रुपए है। और प्रश्न में बोला है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 80% तो खर्च करता है और उसकी मासिक जो बचत है, महीने जो बचाता है 1200 रुपए बचाता है। देखिए उसका जो वेतन है वह 100% होगा, 100% में से वह 80% तो खर्च कर देता है, ये तो वह खर्च कर देता है। अब उसके पास बचता कितना है? बचता है उसके पास 20%। अब प्रश्न में बोला है कि उसके पास जो मासिक बचत है, महीने में जो बचाता है वह 1200 रुपए है। मतलब कुल वेतन का जो 20% राशि होगी वही 1200 के बराबर रहेगी। तो यहां पर लिखते हैं उसकी जो बचत है, बचत बराबर 1200 रुपए है मासिक बचत उसकी। और जो बचत प्रश्न के अनुसार देखिए यहां पर 80% वह खर्च करता है तो बचाता है वह 20%। तो प्रश्न में हमको दी गई है मासिक बचत जो दी गई है वह है 20%। तो लिखते हैं x का जो कुल वेतन है उसका उसका जब हम 20% ज्ञात करेंगे तो हमको मिलेगा 1200 रुपए। अब हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं, का के स्थान पर आ जाएगा गुणा का चिन्ह और 20% है तो ये 20 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर 1/100 बराबर में 1200 जैसा था वैसे ही लिख दिया। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो इकन दो, दो पंजे 10, 5 इधर भाग में है उधर जाएगा गुणा में। तो x बराबर 1200 की गुणा हो जाएगी 5 से। तो x बराबर 12 पंजे 60 और 2 जीरो ये लग जाएंगे। इसका मतलब x का जो मान है वह है 6000, कि उसका मासिक वेतन जो है, महीने की जो उसकी कमाई है वह है 6000 रुपए। 6000 रुपए का वह 80% तो खर्च कर देता है, 20% वह बचाता है, मतलब 1200 रुपए वह बचा लेता है महीने में। ये था इस प्रश्न का सही उत्तर। और ये 20 कैसे आया था? देखिए वह खर्च करता है, खर्च जो करता है 80% करता है, उसका जो वेतन होगा वह पूरा 100% होगा। और बचा कितना लेता है? वह बचत, बचत ज्ञात करनी है तो 100 में से हम घटा देंगे 80 को, तो ये मिल जाएगी 20% बचत है उसकी। तो प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, वह बिजली के खंबे को 22.5 सेकंड में पार कर सकती है। गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। प्रश्न में जो दी गई है देखिए, उस रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 450 मीटर और एक बिजली के खंबे को वह कितने समय में पार करती है? 22.5 सेकंड में वह पास करती है। एक बिजली के खंबे को पार करने में उसको जो समय लगा है 22.5 सेकंड का समय उसको लगा है। और इस बिजली के खंबे को पार करने में जो उसने दूरी चली होगी वह उसकी लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ जो बिजली के खंबे को पार करने में दूरी चली है वह रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी, 450 मीटर की दूरी उसने चली है। अब हमको गाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए बोला है, चाल ज्ञात करने के लिए कहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। कि चाल का जो मान आना चाहिए वह किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो चाल बराबर, देखिए चाल ज्ञात करने का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय।
तो यहां पर दूरी हमको दी गई है वह 450 है, 450 मीटर है। और समय जो दिया गया है 22.5 सेकंड है, ये सेकंड में समय दिया गया है, तो इसकी गुणा इधर करें, 22 दूनी 44, 44 और एक 45/2 सेकंड हमको दिया है। तो समय में हम लिखेंगे यहां पर 45/2 सेकंड। देखिए दो इधर गुणा में है, ऊपर जाएगा भाग में, दो, देखिए दो इधर हर के हर में है, यहाँ बटे में 45/2 है, दो उधर ऊपर चला जाएगा अंश में गुणा करने, दो 450 की गुणा होगी 2 से, और बटे में रहेगा 45, और ये जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। तो 45 से 450 को भाग देंगे 10 बार, 10 दूनी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो जो रेलगाड़ी की चाल आई है वह है 20 मीटर पर सेकंड, पर हम इसको ये बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में चाल हमको बतानी है। तो जब हम चाल को बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में, देखिए मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए, जैसे ये है 20 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर अंश में है और सेकंड हर में है, तो एक सेकंड में वह 20 मीटर की दूरी चलती है। हमको ये बताना है कि वह एक घंटे में कितनी दूरी चलेगी, किलोमीटर में बतानी है अब हमको। तो मीटर से अगर हमको किलोमीटर में बदलना होता है, मीटर वाली राशि को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करते हैं, 1000 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो यहाँ 1000 से भाग हो जाएगी, 20 को 1000 से हो जाएगी भाग, 1000 से हम भाग कर देंगे। और सेकंड जो है, सेकंड से घंटे में बदलने के लिए हम भाग करते हैं, सेकंड से घंटे में बदलने के लिए हम भाग करते हैं 3600 से। अब यहां पर ये सेकंड बटे में है, और जब बटे को हम भाग करेंगे 3600 से, तो ये घंटे में बदल जाएगा, तो 3600 बटे के बटे में आएगा, ये घूम के अंश में चला जाएगा, तो 3600 आ जाएगा ऊपर अंश में 3600, और ये बदल जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड में। या आप इसको इस प्रकार देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 36 दूनी हो जाएंगे 72, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वह है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। एक दूसरा तरीका भी है, देखिए अगर चाल हमको मीटर प्रति सेकंड में दी जाए, हमारे पास चाल आ गई थी 20 मीटर प्रति सेकंड, अगर इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो बस सीधी इसकी गुणा कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से इसकी गुणा हो जाएगी, और ये चाल बदल जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 5 चौक 20, 18 चौक होंगे 72, तो ये आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार भी आप इस चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं। केवल आपको ये याद रखना है कि अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7 है, दो साइकिल चालक क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही निश्चित स्थान से विपरीत दिशाओं में चलते हैं, तो 5 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। प्रश्न में बोला है दो साइकिल चालक 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही निश्चित स्थान से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। जैसे ये एक निश्चित स्थान है एक, तो इस स्थान से एक चालक तो इधर, दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं, तो एक चालक जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक दूसरा चालक जो है वह जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये दोनों इस स्थान से विपरीत दिशाओं में जाते हैं। अब हमसे पूछा है कि 5 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, कि ये 5 घंटे में और ये 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा। तो यहां पर लिखते हैं पहले चालक, देखिए पहले चालक द्वारा द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, 5 घंटे में चली गई दूरी, चली गई दूरी, और दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणा समय।
चाल गुणा समय। तो पहले चालक की जो चाल है वह है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 की गुणा हो जाएगी, समय कितना है, 5 घंटे का है। चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 5 घंटे का समय। तो घंटे से यहां पर घंटे कट जाएगा, 10 की गुणा 5 से होगी तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो ये जो पहला चालक है जो इस दिशा में जा रहा है, यह इस निश्चित स्थान से 50 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा। जैसे यहां से ये यहां पर पहुंच जाएगा, ये बिंदु ए था, ये पहुंच गया ए डैश पर। अब दूसरे चालक द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करते हैं। दूसरे चालक द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणा समय। तो दूसरे चालक की जो चाल है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 5 घंटे में हमको चाल पता करनी, दूरी पता करनी है। तो 5 घंटे, घंटे से घंटा कट जाएगा और ये 12 पंजे 60 किलोमीटर। तो दूसरा चालक इस ए स्थान से इधर की ओर, जैसे ए डबल डैश स्थान पर आ जाएगा। और ये कितनी दूरी चलेगा, ये 60 किलोमीटर की दूरी चलेगा। यहां से यहां तक आने में यह दूरी चल देगा 60 किलोमीटर। और ये पहला वाला चालक ए से ए डैश तक पहुंचने में कितनी दूरी चल देगा 5 घंटे में, 50 किलोमीटर। अब हमको ये बताना है कि 5 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो इन दोनों स्थितियों की जो दूरी होगी, 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, दोनों को जोड़ देंगे। देखते हैं दोनों के बीच की दूरी। 5 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद दोनों चालकों के बीच की दूरी, चालकों के बीच की दूरी, बीच की दूरी यहां बराबर हो जाएगी 60 किलोमीटर और प्लस 50 किलोमीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 110 किलोमीटर। तो 5 घंटे के बाद दोनों चालक उस निश्चित स्थान से, उनके बीच की जो दूरी हो जाएगी वह हो जाएगी 110 किलोमीटर। और यही है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। एक विद्यालय में 55% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 900 हो तो लड़कों की संख्या बतानी है हमको। प्रश्न में विद्यालय परिसर में 55% लड़के हैं और यदि लड़कियों की जो संख्या है वह 900 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। देखिए, विद्यालय में कुल छात्र, लड़के और लड़कियों की संख्या मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या हमको नहीं पता है, वह हम मान लेते हैं जैसे x माना, या इस प्रकार समझ लिए, लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं, माना विद्यालय में, विद्यालय में कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने मान ली है x। अब ये जो जितने भी विद्यार्थी होंगे ये पूरे 100% होंगे, 100% में लड़के भी आ जाएंगे और लड़कियां भी आ जाएंगे। तो 100% में से 55% तो लड़के हैं और लड़कियों की जो संख्या दी गई है वह संख्या हमको दी गई है प्रतिशत में, दी बताया है कि लड़कों की संख्या का प्रतिशत हमको नहीं दिया है, उनकी संख्या दी गई है। और लड़कों का हमको प्रतिशत दिया गया है, लड़कों की संख्या हमको बतानी है। तो अगर 55% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45% लड़कियां हो जाएंगी। तो यहां पर लिखते हैं कुल लड़कियां, लड़कियां बराबर हैं, तो कुल लड़कियां बराबर हैं 900।
तो कुल लड़कियां कितनी होंगी? देखिए लड़कियों की संख्या हमको 900 दी गई है, पर लड़कियों की संख्या का अगर प्रतिशत हम देखें तो वह होगा 45%, क्योंकि कुल विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वह 100% रहेगी। 55% लड़के हैं तो लड़कियां हो जाएंगी यहाँ पर 45%। तो यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या का जो 45% है वही आएगा 900। तो x का की जगह गुणा 45 और प्रतिशत के स्थान पर 1/100 बराबर में 900। अब x बराबर 100 की गुणा उधर 900 से होगी, 100 गुणा 900 गुणा 100, और 45 गुणा में था इधर आ जाएगा भाग में। तो 45 दूनी 90 और एक जीरो। x बराबर 20 की गुणा 100 से करेंगे तो हो जाएगा 2000। तो x हमने माना था विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या है 2000, और प्रश्न में हमको लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो लिखते हैं लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। तो प्रश्न में बोला था लड़कों की संख्या है 55%। तो 2000 का हम 55% ज्ञात कर लेंगे, 2000 का 55%। तो ये 2000 का के स्थान पर गुणा, फिर 55 और प्रतिशत के स्थान पर गुणा 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब एक जीरो जैसा था वैसे ही लगा देंगे, 55 दूनी हो जाएंगे 110। तो ये आ जाएगा 1100। तो लड़कों की संख्या है 1100, लड़कियों की संख्या है 900। तो कुल विद्यार्थी 2000 हैं, 900 लड़कियां हैं, तो 2000 में से 900 घटा देंगे तब भी हमको 1100 मिल जाएगी लड़कों की संख्या। देखिए 100% थे कुल विद्यार्थी, जिसमें से लड़कों का प्रतिशत हमको दिया गया है, लड़कों का जो प्रतिशत है वह है 55%। तो लड़कियों का जब हम प्रतिशत ज्ञात करते, लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियां, तो 100 में से हम घटा देंगे 55 को, तो ये आ जाएगा 45%। तो ऐसे हमने ये 45% लिखा था यहां पर। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने x मानी, लड़कियों की संख्या यहां पर दी गई थी 900, पर हमने लड़कियों की संख्या का प्रतिशत पता कर लिया 45%। कि विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका जब हम 45% ज्ञात करेंगे तो हमको लड़कियों की संख्या मिल जाएगी 900। तो यहां से x का मान पता कर लिया। x था हमारा कुल विद्यार्थियों की संख्या, 2000 विद्यार्थी हैं पूरे विद्यालय में, और जब हम लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे, लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2000 में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो लड़कों की संख्या 1100 आ जाएगी, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 9। एक परीक्षा में गणित में 45%, अंग्रेजी में 20% अनुत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ पर गणित में अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वह है 45%। विज्ञान में फेल होने वाले, विज्ञान के लिए हम यहाँ पर एस लिख रहे हैं, साइंस, फेल होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वह है 25%। और यदि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, दोनों विषयों में, मैथ में भी और विज्ञान में भी, दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वह है 15%। अब तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ये हमको बताना है, कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं ये हमको बताना है। देखिए गणित में फेल हुए हैं 45%, विज्ञान में 25%, और दोनों विषयों में फेल होने वाले हैं 15%। तो अगर हम केवल गणित में फेल होने वाले विद्यार्थियों को देखें, केवल गणित में जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, तो 45% में से कम हो जाएंगे ये 15%, तो ये बचेगा 30%। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का केवल गणित में फेल होने वाले जो विद्यार्थी हैं वह हैं 30%। फिर केवल केवल विज्ञान में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर ज्ञात करें तो 25%, तो ये विज्ञान में फेल होने वाले विद्यार्थी हैं, उनमें से दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटा लेंगे, तो 15% इसमें से भी कम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 10%। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का 30% विद्यार्थी तो गणित में फेल हैं,
10% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो जाएंगे, और दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने हैं? 15% है। तो यहां लिखेंगे कुल अनुपस्थित, अनुपस्थित नहीं, कुल अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? केवल गणित में फेल होने वालों की जो संख्या है वह 30% है, केवल विज्ञान में फेल होने वालों की संख्या है 10%, और दोनों विषयों में फेल होने वालों की जो संख्या है वह है 15%। अगर इनको हम जोड़ लें तो ये आ जाएगा 30, 10 40 और 15 हो जाएंगे 55। तो 55% विद्यार्थी क्या हो गए हैं? अनुत्तीर्ण। प्रश्न में हमसे पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो यहां लिखेंगे कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, उत्तीर्ण विद्यार्थी। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब होगी 100%। तो 100% में से 55% तो हो गए हैं अनुत्तीर्ण, तो 100 में से 55% घटा देंगे तो ये मिल जाएगा 45%। इस प्रश्न का सही उत्तर। तो 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं परीक्षा में। तो ये जो हमको दिए गए हैं ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, अनुत्तीर्ण। प्रश्न में कहा गया था कि गणित में फेल होने वाले 45% हैं, विज्ञान में फेल होने वाले 25% हैं, और गणित और साइंस विज्ञान दोनों में फेल होने वाले 15% हैं। तो ये गणित में जो 45% दिए गए हैं इनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो गणित, जो विज्ञान में भी फेल होंगे। तो हमने यहाँ गणित के जो कुल विद्यार्थी हैं, जो फेल होने वाले विद्यार्थी हैं, उनमें से उन विद्यार्थियों की संख्या घटा ली है। गणित में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के प्रतिशत में से हमने गणित और विज्ञान दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत घटा लिया है। तो इससे हमको ये जो 30% मिला है ये केवल वे विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में फेल हैं, किसी और विषय में फेल नहीं है। और केवल जब विज्ञान में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे तो विज्ञान में फेल होने वाले 25% थे, इन 25% में कुछ ऐसे भी होंगे जो गणित में भी फेल हैं। तो 25 में से ये 15% हमने घटा लिए हैं, तो ये आ गए हैं 10%। तो केवल 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल विज्ञान में फेल हैं, और 15% ऐसे थे जो दोनों विषयों में हैं। तो 30, 10 40 और 15, 45% विद्यार्थी, 30, 40 और 15 ये हो गए 55% जो विद्यार्थी हैं वह किसी ना किसी एक विषय में फेल हैं या एक से ज्यादा विषय में फेल हैं। तो 55% विद्यार्थी फेल हो गए हैं, तो बचे कितने? 45% विद्यार्थी पास हुए होंगे। तो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वह है 45%। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 10। 364 में एक रेडियो बेचने पर 9% हानि होती है। तो ये रेडियो का विक्रय मूल्य हमको दिया गया है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 364 रुपए में रेडियो को बेचने पर हानि जो होती है उसका प्रतिशत हमको दिया गया है। हानि का प्रतिशत है 9%, 9% की हानि होती है। तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो प्रश्न में जब हानि प्रतिशत दिया जाए और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, और गुणा कर देते हैं क्रय, विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य। तो यहां 100 और बटे में 100 में से हमको घटाना है हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत है 9, गुणा विक्रय मूल्य है, रेडियो का विक्रय मूल्य 364 है, तो यहाँ 364। तो ये 100 में से 9 घटाएंगे तो 91 गुणा 364। अब इसको सरल कर लेते हैं, ये किससे विभाजित होगा? 7, 7 से विभाजित हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 7 बार विभाजित होगा, और ये 7
पंजे 35, वो 7 पंजे 35, एक बचा 7 दूनी 14, और फिर 13 चौका 52, और 100 की गुणा 4 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 400। तो उस रेडियो का जो क्रय मूल्य था वह था 400 रुपए, जिसको अगर 364 में बेचेंगे तो 9% की हानि होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 400 रुपए। प्रश्न संख्या 11, एक साड़ियों की सेल में 20% की छूट मिलने पर 720 अंकित मूल्य की साड़ी कितने रुपए में मिलेगी? तो एक साड़ी का जो अंकित मूल्य है, मतलब उस पे जो छपा हुआ मूल्य है साड़ी पर, वह है 720 रुपए। और साड़ियों की सेल में साड़ी पर जो छूट है वह 20% की है। तो जिस साड़ी का मूल्य 720 रुपए छपा हुआ है उस पर 20% की छूट मिलने के बाद वह कितने रुपए में मिलेगी, उसका विक्रय मूल्य हमसे पूछा है। तो यहाँ पर छूट दी गई है 20%, और ये छूट प्रतिशत में हमको दी गई है। इसको रुपए में अगर हम पता करें, तो छूट की अगर मात्रा पता करें तो 720 का 20% छूट मिली है। तो 720 का के स्थान पर गुणा 20% के स्थान पर लिखते हैं 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 72 दूनी हो जाएगा 144। तो उस पर 720 रुपए की साड़ी पर 144 रुपए की छूट हुई है। तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा, अब वह साड़ी कितने रुपए में मिलेगी? अंकित मूल्य 720 में से हम घटा देंगे 144, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 11 में से 4 घटाएंगे 7, 6 में से 1 घटा देंगे 5। तो वह साड़ी अब मिलेगी 576 रुपए में, 20% की छूट के बाद। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 12। किरण ने एक डाकघर के बचत खाते में 1600 रुपए जमा किए। तो ये जो राशि जमा की जाती है बैंक में वह मूलधन कहलाती है। 1600 रुपए हो जाएगा मूलधन। उसने 3 वर्ष तक इसमें से कोई धन नहीं निकाला और 3 वर्ष के बाद सारा धन निकाल लिया। तो बताइए कि उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि डाकघर में ब्याज दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। तो 3 वर्ष तक उसने बैंक से कुछ धन नहीं निकाला है। तो 3 वर्ष के बाद उसने सारा धन अपने बैंक से निकाल लिया है, जबकि उस डाकघर में जो ब्याज की दर थी वह थी 5% वार्षिक चक्रवृद्धि थी। तो हमको ये बताना है कितना धन उसने 3 वर्ष के बाद अपने बैंक से निकाला और उसको ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली है। तो पहले यहां पर हम मिश्र धन पता करेंगे, फिर इसका चक्रवृद्धि ब्याज पता करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज को हम शॉर्ट में लिख देते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हम मिश्र धन पता करेंगे कि 1600 रुपए के 3 वर्ष के बाद कितने रुपए हो गए होंगे उसके खाते में। तो मिश्र धन निकालने का सूत्र है A बराबर P, कोष्टक में 1+R/100 कोष्टक की घात n। तो P के स्थान पर 1600, P प्लस R के स्थान पर हमको रखना है 5 और बटे में है 100। तो कोष्टक की घात n, n के स्थान पर आ जाएगा 3। तो ये 5 5, 5 दूनी 10 और 1 0, 1600। 20 20 और 1 जोड़ेंगे 21/20 कोष्टक की घात 3। अब ये 1600 है, 21/20 को गुणा में लिखेंगे हम 3 बार, 21/20 और 21/20, क्योंकि कोष्टक की घात 3 थी। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। फिर यहाँ 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर इस 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से ये 2 दूनी 4। अब यहाँ पर है 2 गुणा, यहाँ पर ये बचेगा 10। अब 2 गुणा 21 और हर में है यहाँ पर 10। तो पहले हम इन सब की गुणा कर लेते हैं। तो 21 की गुणा 21 से करने पर 441, और फिर 21 से गुणा करनी है 21 का 1 हासिल लगे 2, 21 चौक 84 और 2 हो जाएंगे 86 का 6 हासिल लगे 8, 21 चौक 84 और 8 हो जाएंगे 92। तो 52 61। फिर इसकी गुणा हमको 2 से करनी है, 2 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 9 18। तो ये आ जाएगा 18,522, और भाग करेंगे 10 से, और 10 से भाग करने का मतलब है दशमलव पीछे से एक अंक के बाद।
तो 1852.2 आ जाएगा। तो मिश्रधन जो हो जाएगा ये हो, उसने डाकघर के बचत खाते में 1600 रुपए जमा किए थे। 3 वर्ष के बाद जो चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा वह होगा 1852.2। यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, 0 पैसे। तो 1600 से 1852.20 रुपए हो जाएंगे उसके खाते में। अब 3 वर्ष के बाद उसने ये धनराशि निकाल ली है। अब हमको बताना था चक्रवृद्धि ब्याज कि उसको कितना रुपए ब्याज मिला है। तो मिश्र धन में से हम घटा देते हैं मूलधन को। मिश्र धन आया है हमारा 1852.20 रुपए। अब इसमें से घटा देंगे हम मूलधन को 1600 को। तो घटाने पर हमको जो राशि मिलेगी वह है, ये दशमलव के बाद 2 और 0 जैसा था वैसे ही लिखेंगे। 2 में से 0 घटाने पर 2, 5 में से 0 घटाने पर 5 और 8 में से 6 घटाएंगे 2। तो ये आ गई 252.20 रुपए। 252.20 रुपए उसको ब्याज के रूप में मिले हैं 3 वर्ष के बाद। तो ये था इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 देखिए। माजिद ने डाकघर के सावधि जमा खाते में 5,000 2 वर्ष के लिए जमा किए। तो मूलधन है इस प्रश्न का 5,000 रुपए। 2 वर्ष के लिए जमा किए गए हैं तो n का मान हो जाएगा 2 वर्ष। और 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, जबकि ब्याज की जो दर थी वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज था। 4.8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसने उस डाकघर के सावधि जमा खाते में 5,000 रुपए जमा किए हैं। अब उसको 2 वर्ष के बाद कुल कितने रुपए मिलेंगे, मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन हमको बताना है। और मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र है A बराबर P कोष्टक में 1+R/100 तो P का मान है 5,000। 1+R के स्थान पर हम रखेंगे 8 और बटे में 100 और N के स्थान पर हम रखेंगे 2। ये 5,000 1 प्लस ये 4 दूनी हो जाएंगे 8 और 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 तो 2/25। ये 2/25 कोष्टक की घात 2। ये 5,000 25 कन 25 और 2 जोड़ेंगे तो 27/25 इस कोष्टक की घात 2। 5,000 27/25 की घात 2 है तो इसको हम गुणा में 2 बार लिखेंगे। 27/25 गुणा 27/25। अब ये 25 दूनी 50, 2 जीरो, फिर 25 अट्ठे हो जाएंगे 200 और 8 गुणा 27 की गुणा 27 से करेंगे तो 729। अब 8 नम 72 का 2 हासिल लगे 7, 8 दूनी 16 और 7 हो जाएंगे 23 का 3 हासिल 2, 8 सत्ते 56 और 2 हो जाएंगे 58। तो उसके खाते में 2 वर्ष के बाद 5,000 से अब उसके खाते में कितने रुपए हो जाएंगे, 5,832 रुपए। तो 2 वर्ष के बाद उसको कुल कितने रुपए मिलेंगे, 5,832 रुपए। यही होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 13 के साथ दक्षता अभ्यास 7 कंप्लीट हो चुकी है और इसी अभ्यास के साथ इकाई 7 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए पाठ की अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे और जिन छात्र छात्राओं को यह अभ्यास अच्छे से समझ में आ गई है, क्लास अच्छी लगी है, तो वे अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के साथ।